इनका जो कारनामा है वो बड़ा जबरदस्त है। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर ये कोर्ट में, नीदरलैंड्स की कोर्ट में ये मामला गया क्यों, ऐसा क्या इन्होंने किया है। तो पहले खालिद लतीफ का वो बयान सुनिए जिसके बयान के खिलाफ केस दर्ज हुआ और जिस पर मांग की जा रही है कि भाई 12 साल की कम से कम इनको सजा मिलनी चाहिए। वो सुनिए। मैं आज जो गुस्ताखाना खाके बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसका ऐलान किया गया है, और वो जो शख्स है जिसने ये गेम पूरा प्लान किया है, मैं बीइंग ए मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उस शख्स के सर के ऊपर जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक पाकिस्तानी 3 मिलियन रुपीस जो शख्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू यूर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिटफाट जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के टाइटल के बारे में हम बताएंगे। अब्दुर्राना साहब भाई की आज की वीडियो का टाइटल क्या है, पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों बना आतंकी। देखेंगे आपके साथ मिलकर डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो है आलोक रंजन का। अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं आपको इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मुद्दा लेकर आए हूं वो मुद्दा बड़ा जबरदस्त है। ये इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़ा है और इसका संबंध है हमारे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो जनाब, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका नाम है खालिद लतीफ, और उनके खिलाफ नीदरलैंड्स की कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। और जिसने उनके खिलाफ मुकदमा किया है उसके वकील ने कोर्ट से कहा है कि खालिद लतीफ को, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनको कम से कम 12 साल की सजा दी जाए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई नीदरलैंड्स की कोर्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ, वो भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के खिलाफ, ऐसा कौन सा मामला है। तो ये मामला है इंटरनेशनल टेररिज्म का। और मैं आपको बताऊं कि खालिद लतीफ साहब ने जो ये करतूत की है, हालांकि ये 2018 का मामला है, शायद करीब 5 साल पुराना है, लेकिन इस करतूत के चर्चे दुनिया भर की बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स में, दुनिया भर की मीडिया की जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सब इस खबर को कवर कर रहे हैं। और इनका जो कारनामा है वो बड़ा जबरदस्त है। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर ये कोर्ट में, नीदरलैंड्स की कोर्ट में ये मामला गया क्यों, ऐसा क्या इन्होंने किया है। तो पहले खालिद लतीफ का वो बयान सुनिए जिसके बयान के खिलाफ केस दर्ज हुआ और जिस पर मांग की जा रही है कि भाई 12 साल की कम से कम इनको सजा मिलनी चाहिए। वो सुनिए। मैं आज जो गुस्ताखाना खाके बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसका ऐलान किया गया है, और वो जो शख्स है जिसने ये गेम पूरा प्लान किया है, मैं बीइंग ए मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उस शख्स के सर के ऊपर जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक पाकिस्तानी 3 मिलियन रुपीस जो शख्स उसको मारेगा मैं उसको खुद दूंगा। मेरे पास इतने ही है, अगर ये और भी होते तो मैं सारे दे देता। सारे मामलात एक तरफ, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी ना कभी कबूल की थी, ना कभी कबूल करेंगे और ना होने देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुना आपने, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, और ये सुपारी दे रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल सुपारी। खुद वीडियो मैसेज में आकर कह रहे हैं कि भाई ये जो हेर्ट विल्डर्स हैं, ये डच नाम है, उनको मारना है।
तो जी विल्डर साहब जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नीदरलैंड्स के बड़े पॉलिटिशियन में शुमार किए जाते हैं। ये फार राइट विंगर पार्टी के सदस्य हैं और ये लगातार मुखर क्या कहूँ मैं विरोधी रहे हैं इस्लाम के। इनके बयानात जो आते रहते हैं वो लगातार इस्लाम को एक्सपोज करने वाले बयानात आते रहते हैं। जो दुनिया भर में आतंकवादी कार्रवाई होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, उन पर ये प्रमुखता से अपना पॉइंट रखते हैं। उसमें ये इस्लाम की बुराई करते हैं, उनके पॉइंट्स को निखारते हैं। इससे दुनिया भर में जो मुसलमान हैं इनसे बड़े नाराज रहते हैं और ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक क्रिकेटर वो जो है वो सुपारी किलिंग का ठेका निकालता है। आप सोचिए 30 लाख रुपए देने की बात हो रही थी। अब आज के ये 2018 की बात है। आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो ये करीब 20-21 हज़ार यूरो की बात हो जाएगी, तो करीब 70 लाख पहुंच जाएगा मामला। ऐसा खबरों में कहा गया है कि जी इतने की बाउंटी इन्होंने घोषित की थी अगर आज के ज़माने से देखें तो। कुल जमा बात यह है कि दुनिया भर में इस खबर की चर्चा हो रही है और 11 सितंबर को नीदरलैंड्स की कोर्ट इस पर फैसला देगी। हालांकि जो सुनवाई चल रही है वहां पर ना तो खालिद लतीफ का कोई वकील वहां पे प्रेजेंट था, ना खालिद लतीफ खुद प्रेजेंट थे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे, खालिद लतीफ ने देखो कितनी बड़ी सेवा की है इस्लाम की और ऐसी की तैसी, और खुश हो रहे होंगे और उनको शाबाशी दे रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का आप ओपनली आके इंटरनेशनल किसी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिशियन को मारने की बात कहेंगे और आप एक पब्लिक फिगर हैं, उसके बाद आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी टेररिस्तान है, तो एक क्रिकेटर की हरकत जो है एक आम आदमी करता है तो चलिए आदमी सह भी लेता है, लेकिन इनके तो लाखों फॉलोअर होंगे। ये जब ऐसी बातें आकर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होगी और पाकिस्तान की इमेज को गहरा झटका तो एक बार फिर से लगने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से एक्सपोज है और दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आरजू जी जुड़ गई हैं। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं, और इंडिया पाकिस्तान से लेकर तमाम जियो पॉलिटिक्स और सब सारे मुद्दों पर ये बात करती हुई आपको नजर आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आरजू जी, तो खबर तो आपको पता ही है कि जो खालिद लतीफ साहब हैं, जो क्रिकेटर रहे हैं आपके, उन पर नीदरलैंड्स की एक अदालत में केस चल रहा था और जिन्होंने केस दायर किया था उनके वकील ने कहा है कि भाई अदालत से कि भाई कम से कम 12 साल की सजा इनको मिलनी चाहिए। हालांकि खालिद लतीफ खुद वहां पर नहीं थे या इनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था, एक तरफा सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब बात यह है कि भले खालिद लतीफ की तरफ से कोई बयान न आया हो या पीसीबी की तरफ से कोई बयान न आया हो, लेकिन अगर ओवरऑल इस खबर को देखें तो दुनिया भर में जो पाकिस्तानी न्यूज मीडिया आउटलेट्स भी हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया हाउसेस भी हैं, उन्होंने इस खबर को कवर किया है। तो ओवरऑल ऑलरेडी पाकिस्तान की इमेज जो है इतनी खराब है, इनके इस खालिद लतीफ साहब के इस कारनामे के बाद क्या पाकिस्तान की इमेज पर और ज्यादा डेंट लगने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ज्यादा डेंट लगेगा अगर कोई जगह छोड़ी है इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी इतने डेंट लग चुके हैं कि अब शायद यहाँ पर लोगों ने इन चीजों को सोचना या सीरियसली लेना भी छोड़ दिया है। अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और एक बहुत बड़ी चीज है, और मेरा ख्याल है कि इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तान में लोगों का, जो मैं हमेशा अपने शोज में कहती आई हूँ, और लोग बड़ा पाकिस्तानी खास तौर पे मुझसे बहुत नाराज रहते हैं कि जी आप इस तरह से बात करती हैं और आप ये कह देती हैं कि जी यहाँ पर इस तरह का तालिबानी या इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रहते हैं। कि अब आप देखें कि एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, और उनके लिए मैंने ये खबर डॉन न्यूज में पढ़ी थी, और उन्होंने लिखा है कि जी उन्होंने 21,000 यूरोस या 23,000 डॉलर समझ लीजिए कि वो ऑफर की थी उस आदमी को कि जो कि उनके एमपी को मार दे। अब इसके बाद उन्हें 12 साल की सजा जो है वो उसके लिए कहा गया है और भेजा गया। अब कब फैसला आता है वो तो खैर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे कितने ही लोग होंगे
जो इसी तरह सोचते होंगे, इसी तरह दिखते होंगे। इससे पहले हमने देखा कि एक डॉक्टर जो है वो अमेरिका में पकड़ा गया, 18 साल की उसको सजा हुई है, और वो दाइश के साथ मिलकर अमेरिका में ही अटैक करने के बारे में सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था। तो पहले जो एक अलग एक इम्प्रेशन था ना लोगों का कि जी ये मदरसे से जो लोग निकलते हैं वो ऐसा करते हैं। अब इनमें से कौन मदरसे का है? कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों की सोच इस तरह की है, फिर भी माइंडसेट इसी तरह का है। तो इसको अब मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई होप नहीं है कि इसको किसी तरीके से रोका जा सके। अच्छा, ये जो इन्होंने सुपारी दी, बेसिकली ये इतने रुपयों की सुपारी दी जो अपने खालिद लतीफ साहब हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिस लिए इन्होंने दी कि जी गुस्ताखी की गई है, इस्लाम का अपमान किया गया है, जो भी बातें रही हों, तो पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक मुल्क तो है नहीं। इस दुनिया में 55-56 और भी इस्लामिक मुल्क हैं, उनकी तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर होते हुए, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर होते हुए, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उस बंदे को मारने की सुपारी देनी पड़ी? वो भी आपने, एक होता है कि चलो किसी से कह दिया, आपने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया, वीडियो मैसेज में कहा कि जी जो भी उसको मारेगा मैं उसको, अभी मेरे पास 30 लाख रुपए हैं पाकिस्तानी रुपए, मैं 30 लाख रुपए 3 मिलियन रुपीस जो है पीकेआर में वो दे दूंगा। तो मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको? ऐसा क्यों, मतलब किस लिए किया उन्होंने? देखिए अब बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आपने सही कहा, लेकिन ऐसी कौन सी इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान के अलावा जहां पर इतनी शिद्दत के साथ रिलीजन को बताया जाता हो या किसी को नफरत सिखाई जाती हो, जहां की टेक्स्ट बुक्स आप मुझे दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसको मार दें या उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें, और अगर नहीं होता तो भी उसको मारने की इजाजत है, या नफरत सिखाई गई हो। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में है। बहुत बार हमने देखा कि मैं ये नहीं कह रही, मैं सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन के साथ कि किसी के लिए कार्टून बनाए जाएं या कुछ गलत बोला जाए। मगर कौन सी इस्लामिक कंट्री है जो उठ के कहती है कि जी जिस कंट्री का भी हुआ है उसके एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, उसकी एम्बेसी को ताला डाल दो या एम्बेसी को आग लगा दो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि यहाँ पर जो है वो क्योंकि खाली बैठे हुए हैं ये लोग, कोई और काम इनको है नहीं, पढ़ाई लिखाई से भी इनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है, और इसी किस्म की चीजें जो है लोगों को सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। आप ये भी देख लीजिए कि जो क्रिकेटर हमारे कई हैं जिसमें इंजमामुल हक हैं, अनवारुल एक क्या अनवर सईद करके अनवर हैं। उनका सईद अनवर हैं, और कई दूसरे बहुत से, तो खैर मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन खैर मैंने इन सबके लिस्ट निकाल कर, नाम निकाल कर, और मैंने एक शो भी बनाया था क्योंकि मैं इतनी ज्यादा क्रिकेट में नहीं हूं, तो मैंने इनके नाम निकाल के और पूरी पिक्चर्स के साथ दिखाया था कि जब ये क्रिकेट छोड़ देते हैं तो सब लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं सबने, और सारे जो है वो मौलवी बन गए। अब उसकी क्या वजह है? हमने तो किसी और कंट्री के क्रिकेटर्स को ऐसे नहीं देखा। और जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे वो इमरान खान हो, ये भी मजहब का चूरन ही आपको बेचते हुए दिखाई देंगे। तो इसकी क्या वजह है? यूसुफ योहन्ना एक थे क्रिकेटर, उनको उनका भी यही हुलिया है, और बहुत से लोग इसी तरह से रह रहे हैं। तो इसका यही है कि यहाँ पर क्योंकि रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जाता है, बहुत ज्यादा ये बताया जाता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, और किसी को किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात कर दी तो बस उसको हमने जान से मार देना है, यही सिखाया जाता है। ये सिर्फ ये बात नहीं कि किसी ने यूरोप में कुछ कह दिया या कहीं कुछ कह दिया, ये तो पाकिस्तान में नहीं छोड़ते लोगों को, यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि लोगों की जानें लेते हुए देखा है। तो इसकी मेन रीजन यही है कि बहुत टाइम से, कोई मेरे ख्याल है 70s से जो है वो इस मुल्ला माफिया को बहुत ज्यादा हमने खुला छोड़ा है, बहुत ज्यादा इनको स्पेस दी गई है हर चीज बोलने की, हर चीज के ऊपर कब्जा करने की, बात करने की। और यही चीज जो है वो हमारे, चाहे आप स्पोर्ट्स के लोग देख लीजिए उनमें भी यही है, हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी तरह की बात करते हैं। और अभी एक हमारे रिसेंटली, अभी आज की ही बात है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो जेल से छोड़े गए हैं, और इमरान खान की पार्टी के सदर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, तो बाहर आते ही कहने लगे कि बस जी क्योंकि मैंने रिलीजन के ऊपर बहुत काम किया है, क्योंकि मैंने मजहबी काम बहुत किए हैं, इसलिए मैं बड़ी इज्जत से बरी हो गया हूँ। अच्छा, अभी ये कह के बेचारे सांस भी नहीं लिया था कि पुलिस ने आके फिर पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इस्लामाबाद से किसी और केस में पकड़ लिया और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ला रहे, तो अब बताएं वो क्या, अब क्या बयान देंगे वो? तो हमारे यहाँ जब हर चीज में रिलीजन आप इतना डालेंगे, हर चीज में रिलीजन इतना सिखाएंगे, तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है। और मतलब जैसा
जी जी, और बताइए। इसके ऊपर कोई बात नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में ही जो है अरेस्ट कर लिया जाता इन क्रिकेटर साहब को और जेल में डाला जाता कि तुमने इस तरह की बात कैसे की और तुमने इस तरह की सुपारी या इस तरह का तुमने पैसा कैसे ऑफर किया। इसके ऊपर इनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सब आराम सुकून से बैठे हुए हैं, कोई कुछ बात नहीं कर रहा। तो जाहिर है इस तरह से आप और प्रोमोट कर रहे हैं, इस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की बातचीत को। अच्छा, मुझे याद आया, आपने नेताओं की बात की कि इस तरह का मजहब और पॉलिटिक्स और बाकी चीजें मिला दी जाती हैं। तो मुझे एक तो शेख रशीद साहब का याद आता है कि इंडिया के खिलाफ जब जीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जी तो इस्लाम की जीत हुई है, मतलब क्रिकेट में जीत हुई है। तो एक चीज ये हम्म। भी है। दूसरा मुझे याद आता है कि इमरान खान जब पीएम थे तो अक्सर वो इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते हैं कि नहीं नहीं ये सब हम्म। गलत बातें हैं, जबरदस्ती फैलाया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि एक, अब इसको तो एज ए टेररिज्म का एक्ट माना जा रहा है। वहां पे जो नीदरलैंड्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये हम्म। एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि आप किसी दूसरे देश के आदमी को मारने के लिए सुपारी दे रहे हो। तो क्या इससे दुनिया भर में इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा क्या? देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि इससे पाकिस्तान का जरूर नाम खराब होगा और हर कोई जाहिर है इसको ये टेररिज्म में ही आएगा कि आप किसी को कह रहे हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं, पैसों की ऑफर कर रहे हैं कि उसको मार दो, ये कर दो। तो जाहिर है इसको मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान को अगर सही होना है और वो चाहते हैं कि इस किस्म का इंप्रेशन हमारा ना जाए कि जो असल में है कि पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है या इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, तो इनको सजा देनी चाहिए थी, इनको अरेस्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को कि जी हमने अपने सिटीजन को खुद अरेस्ट किया है कि उसने कैसे ये वीडियो बना दी। लेकिन यहाँ पर मैंने तो कोई ऐसी कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। सब अपने अपने कामों में लगे हैं, ऐसा लग रहा है रूटीन की कोई बात है। और उसके बाद अगर इनको कहा गया कि जी इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, मतलब वहां के लिए, और जाहिर है कि अगर वो लोग सजा देंगे तो वो अपने मुजरिम को भी मांगेंगे कि दें। फिर देखिएगा यहाँ से क्या मौलवी खड़े होंगे और क्या उनके सपोर्टर्स खड़े होंगे कि नहीं जी उसने तो बड़ा कोई नेक काम किया है और ये तो बड़ी जो है वो खिदमत कर रहा था रिलीजन की। ये बात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस चीज को कोई भी इस तौर पे ले रहा है कि ये हमारे ऊपर कोई कलंक है, ये हमारा कोई डेंट पड़ गया। ये तो समझ रहे हैं कि हम तो बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, हमने तो बहुत शानदार काम कर दिया है अगर हमने उसको ये धमकी दे दी है। तो ये तो हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। जब आपके यहाँ 10 में से 8 लोग यही सोचने वाले होंगे, तो फिर आपके ख्याल से कितने लोगों को इस पे जो है ये महसूस होगा कि गलत हुआ है। 2 लोग, और 2 लोग की कोई अहमियत नहीं है। वैसे बस राहत की थोड़ी बात यह है कि नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि भाई आप उनको भेज देंगे तो थोड़ी लतीफ साहब को राहत होगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए, अगर हमने अभी देखा कि किस तरह से प्लेयर्स के भीतर भी मोहम्मद रिजवान बड़ी चर्चा में रहते हैं इस चीज को लेकर। आपने भी देखा होगा, कभी हम्म। सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ना, कभी ट्रैफिक के बीच से निकल कर आना, मतलब वो ये शो करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इस्लामिक हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप प्लेयर हैं, सबको पता है कि आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं, सबको पता है कि आप इस्लामिक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर ये चीज बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई मैं देखो इस्लाम का कितना बड़ा खिदमतगार हूं, ऐसा क्यों? मतलब क्या उनके भीतर किसी तरह का कोई डर है क्या? नहीं, ये एक तरह की नौटंकी है जो पाकिस्तान में बहुत चलती है। अभी हम कुछ दिन पहले मुझे एक जर्नलिस्ट मिले, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। तो वो बात कर रहे थे, वो कहने लगे हम किसी महफिल में बैठे थे, वो बता रहे थे, कहते वहां से एक साहब उठे और कहने लगे अच्छा जी मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। कहते मैंने कहा यार बता क्यों रहे हो, उठो उठ जाओ, पढ़ो, तुम्हें पढ़नी है। मतलब क्या आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सब बैठे हुए हैं? या तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं बाकी सबको भी उठ के चल पड़ना चाहिए। और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है बताई जाती हैं। अगर रमजान शुरू हो जाएगा तो हर एक जो है वो उठ के जरूर पूछेगा, कहीं आप चले जाइए या कोई फोन आ जाए, कुछ आ जाए, अच्छा क्या हो रहा है, रोजा है? अरे है या नहीं है वो किसी का भी ये अपना एक तो पर्सनल इंडिविजुअल है, मैटर है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, आपको क्या मतलब फिक्र पड़ी हुई है। दूसरी तरफ तो यही कहते हैं कि हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन उससे पहले पूछ पूछ के जान जो है ना हल्कान कर देते हैं अगले की कि क्या कर क्या रहे हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर पहले ऐसा नहीं था, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से है, कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं था। अब तो अगर आप मार्केट में चले जाएं और वहां पे बेशुमार आपको भिखारी मिलेंगे जो जो पैसा मांग रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं आपको उम्रा करा दे, ऊपर वाला आपको हज करा दे, आपका सऊदी अरब आप चले जाएं, इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो ये एक बाकायदा जो है ना वो फैलाया गया पहले, और अब ऑटोमेटिकली सभी जगह जो है ये चीज फैल चुकी है। अब चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हर कोई यही बात कर रहा होता है
तो इसी तरीके से मतलब ये लोग हर एक को ना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हालांकि पता नहीं इनमें इम्प्रेस कौन हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, बाकी काम तो उसी तरह से, मिलावट भी वैसे ही हो रही है, बेईमानी भी वैसे ही हो रही है, करप्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे तो रेप और क्या कुछ बढ़ गए हैं, हर चीज सबके सामने है, लेकिन बस ये है कि बने हुए कि हम बहुत जी इस्लाम के ठेकेदार हैं। मुझे वही हंसी आ रही थी कि खालिद लतीफ साहब की भाई इस्लाम की गुस्ताखी इतनी बड़ी, तो वो इतने ईमान वाले बन गए। लेकिन ये वही खालिद लतीफ साहब हैं जिनको 2017 शायद पीएसएल में इन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल का बैन लगाया। बैन लगाया किस लिए? बेईमानी के लिए, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। तो वहां पे ईमान नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ईमान दिखाने के लिए नजर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि एक बड़ी पुरानी कोई सॉरी पाकिस्तानी मूवी थी, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जब हमारे इलेक्शंस होते हैं ना, तो उस जमाने में जो है वो पुरानी मूवीज भी दिखाई जाती है। बीच में जब होता है ना कि काउंटिंग हो रही है, तो बीच में कभी ड्रामे आ जाते हैं पुराने पुराने या मूवीज, बल्कि वो मूवी इसलिए भी बहुत है कि उसके क्लिप वो बहुत चला करता है। तो उसमें एक चोर दिखाया कि वो गया है किसी घर में चोरी करने के लिए, और फिर अजान हो गया और वो वहीं नमाज पढ़ने शुरू हो गया, उसके बाद पकड़ा गया। तो उससे पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई तुम मतलब भाग क्यों नहीं गए, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे थे वहां पे? तो कह रहे कि जी चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। अरे यार ये क्या बकवास है, मतलब ये कि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा, वो डायलॉग इतना चला पाकिस्तान में कि कुछ ना कहिए। और उसके बाद बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाह क्या डायलॉग लिखा है डायरेक्टर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने, जो भी। तो यहाँ पर ये चीजें चलती हैं, यानी जो हमारे जो लोग करप्शन करते हैं उनके मेरे ख्याल से इसी तरह से है कि चोरी इनका पेशा है और नमाज इनका फर्ज है, तो उसके बाद नमाज भी पूरी उसी तरह से पढ़ रहे होते हैं। सऊदी अरब में जहाँ पे लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं वहां भी चोरियां होती हैं। तो वहां पर ये मुस्लिम ही गए होते हैं ना, और हज उम्रे के लिए गए होते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, अल्लाह के घर में जाके अगर चोरी हो रही है, मेरे अपने फादर ने जो है वो वजू करने के लिए घड़ी ऊपर रखी तो कोई उठा के ले गया। तो मैं ये ओहो। बता रही हूँ कि यहाँ पर तो मतलब और बात है, वहां जाके भी लोगों को डर नहीं लगता कि यार कहीं पे किसी भी जगह की अगर किसी भी रिलीजन की अगर कोई इबादत गाह होती है, तो इंसान वहां पे तो थोड़ी देर के लिए जो है वो डर जाता है कि यार यहाँ पे मैं चोरी ना करूं, वहां पे भी चोरियां होती हैं। तो इस बात से बिल्कुल इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है कि ये पहले इन करप्शन में पकड़े गए थे और अभी ये इनको बड़ा इस्लाम का इनको चढ़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने इनको कह दिया होगा कि जी तुम इस किस्म की वीडियो बना दो या इस तरह से कह दो, किसी को दे दो, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं ना जो फंड भी करते हैं। इस तरह के लोगों को फंड किया जाता है। जो ये मदरसे हैं, आपको हर जगह, मैं बहुत सौ की तो मैं आपको पिक्चर्स भेज सकती हूँ मार्केट में, यानी टेक्स्ट बुक्स की कोई शॉप होगी, कोई और कपड़ों की शॉप होगी, वहां पर इन मदरसों के बॉक्सेस लगे हुए हैं और लोग उसमें पैसा डालते हैं। और उसके बाद मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि अगर इन मदरसों से ही अगर पैसा ले लिया जाए तो शायद आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, जिस तरह से इनको फंड किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के लोग अगर कोई उठ के कह देना कि हमें इतना पैसा चाहिए जी, फलानी फलानी कंट्री में जो है वो किसी ने इस्लाम को कुछ कह दिया था तो उसकी गर्दन उतरवानी है, तो लोग दे देंगे पैसा, इनको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो जहां पर इस माइंडसेट के लोग मौजूद होंगे, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और मुझे लगता है कि आगे जाकर ये और ये चीज बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हर दिन जो लोग इस तरह की सोच नहीं रखते, उनके लिए हर दिन एक समझे कि एक नई जिंदगी होती है, इसलिए कि कुछ पता नहीं होता है कब कौन आके मार के चला जाएगा और कह देंगे कि जी इन्होंने तो ये कह दिया था और वो कह दिया था, और बाकी सब उनको हार फूल पहना देंगे, आपने बहुत अच्छा किया, ये तो रहने के काबिल ही नहीं थे। तो ऐसी जगह पे चाहे स्पोर्ट्स वाले हों चाहे कोई आम शहरी हो, इनकी यही सोच है। आपने देखा नहीं सलमान तासीर साहब के साथ क्या हुआ था, और इसी तरीके से मशाल खान के साथ जो कुछ हुआ और दूसरे लोगों के साथ जो होता रहता है। तो यहाँ पर तो अब ये एक लाइसेंस टू किल जो है वो हो गया है कि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आप किसी को भी मार दें और कह दें कि जी मैंने तो इसने कोई रिलीजन की बेहुरमती की थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मुझे क्रिश्चियन एक हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि रावलपिंडी के किसी इलाके का, कि वहां पर रात को वैसे ही एक अफवाह फैला दी गई कि जी कोई ब्लास्फेमी हुई है। कहते लोग बच्चे उठा के भागे हैं, लोग अपने घरों से घर खाली कर दिए उन्होंने डर के मारे, क्रिश्चियंस से वो सब भागे हैं वहां से कि ऐसा ना हो कि उन्हें मार दिया जाए। और उसके बाद ये पता लगा नहीं किसी ने वैसे ही अफवाह उड़ा दी थी, तो वो लोग फिर वापस आए। तो यहाँ पर जो लोग डर डर के मतलब लोग रहते हैं और सहम करते हैं, जो बेचारे
जिनका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस तरह के लोगों को कोई डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ये खालिद लतीफ को कोई परेशानी होगी कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा या कुछ होगा। इसको पता है इसको कुछ नहीं होगा, ना उनके हवाले करेंगे और ना यहाँ पे कोई सजा होगी, उसे वो आराम सुकून से बैठा होगा। मुझे याद है क्रिकेट की बात चल रही थी, मुझे एक और चीज याद आई अभी। श्रीलंका से मैच था शायद पाकिस्तान का, और उसमें एक पाकिस्तानी बैट्समैन मतलब शायद इनिंग खत्म हो गई थी, वो वापस आ रहे थे, तो क्लिप बड़ी वायरल हुई थी। तो उसमें पाकिस्तान का जो क्रिकेटर था, वो नाम याद नहीं आ रहा कौन था, वो कहता है कि यार तू कन्वर्ट हो जा, तू इस्लाम कबूल कर लेगा तो ज्यादा रन बनाएगा, जीत भी जाओगे। तो उसने हंसकर बात पता नहीं क्या बोला, वो क्लियर आया नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि जो चीज आपने बोली वो आपके देश तक ही सीमित रह गई। आज जो है संचार की तकनीकें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। आपने पाकिस्तान में एक बात बोली और वो अगले मिनट पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में वो देखी जाती है। तो क्या जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, जिनको पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, या जिन पर जिम्मेदारी है पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचने की, उनको ये नहीं लगता कि ऐसे अगर हम माइंड को रेडिकलाइज्ड और ज्यादा करेंगे और ज्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल होने वाला है? क्योंकि अभी हमने देखा कि $3 बिलियन के लिए करीब करीब साल भर पाकिस्तान को IMF के आगे नाक रगड़नी पड़ी। देखिए, ये बात तो वही इंसान सोचेगा ना जो खुद उस माइंडसेट का नहीं होगा, तो फिर वो सोचेगा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई उसी माइंडसेट का है और उसको लग रहा है कि ठीक हो रहा है, तो वो क्यों ठीक करना चाहेगा? वो तो कहेगा ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जायज काम कर रहा है ये, उन्होंने ऐसा बोला था या उन्होंने कुछ कहा था तो बिल्कुल इनको तो मार देना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके हाथ में पावर है, या जो लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग इसी माइंडसेट के हैं, तो उनको ऐसा कुछ लगता नहीं कि गलत हुआ है। अब परवेज मुशर्रफ को अगर ले लें आप, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद उनके ऊपर अटैक हुआ था और वो फौजियों ने किया था, वो कोई सिविलियंस नहीं थे। वो अगर आप गूगल करके देखें आपको पता लगेगा कि वो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे जिन्होंने जो है वो सुसाइड अटैक या कह लीजिए कि मारने के लिए उनको अटैक किया था उनके ऊपर। तो उससे आपको पता लगेगा कि उनको कितना बुरा लगा था कि ये क्यों इन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया है। वो जो जनरल वो पहले था हमारा डिक्टेटर जो था ज़िया-उल-हक, उसके बेटे जो थे वो टीवी पे बैठ के रो रहे थे कि जी ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग जो हैं, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनके हाथ में पावर है, जो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, वो खुद इस चीज को जायज समझते हैं, उनको लगता है ये ठीक हो रहा है। अगर किसी को ऐसा लगेगा कि गलत हो रहा है, तब वो बोलेगा ना, तब वो मना करेगा कि नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत काम मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे पास तो पावर नहीं है, लेकिन जिसके पास पावर है अगर वो ये समझ रहा है कि यही होना चाहिए, तो उस आदमी को मार देना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और जिसने यहाँ से कहा है ये तो हीरो है, तो फिर वो उसको मना नहीं करेंगे। IMF से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनके पास 10 तरीके IMF के सामने नाक रगड़ने के, पैसा निकलवाने के, और अगर किसी वक्त वो देना बंद कर देगा, सब लोग देना बंद कर देंगे, तो ये उनके पास डुअल नेशनलिटी होती है, ये अपने पासपोर्ट उठाएंगे, औलादें इनकी पहले ही बाहर है, फैमिली इनकी पहले ही बाहर है, ये उठेंगे और चले जाएंगे, यहाँ पर रह जाएंगे आम पब्लिक। वो अपने आप को मारे, काटे, जलाए, जो मर्जी करे। इस वक्त भी जो पाकिस्तान की हालत है, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल प्राइस एक बार फिर बढ़ गया है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त है, अनवारुल हक काकड़ साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं जी मीडिया हाइप है, कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है कि लोग एक दूसरे को मारे या स्ट्राइक कर दें या इस किस्म की बात कर दें। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वो कह रहे नहीं, बिजली के बिल भी कोई इतने खास नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं जी बिल तो देना पड़ेगा, आप चाहे स्ट्राइक करें चाहे कुछ भी करें। तो जहां पर इस किस्म के लोग बैठे हों, इस तरह की, जाहिर है उनको तो पता नहीं लग रहा होगा, वो तो है अरबपति और एस्टेब्लिशमेंट के खास भी हैं, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचे। अब अगर ये बात बोलते हैं लोग, जो लोग बता हिम्मत करते हैं और इस किस्म की बात करते हैं, उनको लोग कहते हैं कि जी आप तो एजेंट हैं, आप तो इंडियन एजेंट है। कल मुझे एक साहब ने कोई आधा घंटा फोन के ऊपर लेक्चर मारा है और कहा कि जी आप इंडियन एजेंट हैं और हमारे पास प्रूफ है कि आप इंडियन एजेंट हैं, और इसी वजह से आप इस तरह के शोज करती हैं। असल में एक हमारे दोस्त है अवैस, उनके साथ शो किया था टू नेशन थ्योरी के ऊपर, तो वो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि अब आपने डायरेक्ट जो है स्टेट के ऊपर अटैक किया है
और ये चीज जो है ना आपकी ये साबित करती है कि आप इंडियन एजेंट है। उससे पहले उन्होंने कहा, उससे पहले आपने वो दादाजी वाट लगा दी, आपने ट्वीट की थी, तो उस पर भी आपको शर्म आनी चाहिए। तो उसके बाद कुछ लोग इंडिया से कहते हैं कि आईएसआई की एजेंट है, तो मैंने कहा यार पहले डिसाइड कर लो तुम लोग, और उसके बाद जिसकी भी एजेंट हूँ कम से कम मेरे घर का बिजली का बिल तो दे दिया करे, और कुछ करे ना करे। हाँ, मतलब कुछ हजार कुछ लाख डॉलर्स तो भेजे कम से कम, अरे तब तो कुछ साबित भी तो हो कि भाई भेज ना, फायदा मतलब हो, मैं कुछ फायदा मैं हो। एक वही ना, कुछ तो फायदा, मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरा हाउस रेंट ही कोई दे दे, मेरा बिजली का बिल कोई दे दे यार, कुछ तो कर दे, आटे की एक बोरी लाके मेरे घर में रख दे, कुछ तो फ्री करे। में एजेंट बनाए पड़े हैं, हाँ? फ्री में एजेंट बना दिया है, फ्री में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, उसको बजाय इसके अप्रिशिएट करने के, कि चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान के लोग हो, कि यार ये इंसान हिम्मत करके कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये चीज गलत हो रही है। लेकिन उसके बाद जवाब में क्या होता है, अपने भी गालियां निकालते हैं और बाहर वाले भी गालियां निकालते हैं कि ये तो शायद आईएसआई के एजेंट है कि पता नहीं क्या, और वो कहते हैं जी, कल रात की बात है कि मुझे फोन पे इस कदर सुनाई, और मेरे फैमिली फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन बने, उन्होंने मुझे इस कदर बातें सुनाई कि मैं सुबह से बड़ी मतलब वो थी, डिस्टर्ब थी कि यार ये क्या तरीका है। और यहाँ पर हमारा ये हाल है, मैं सही बता रही हूँ आपको लोग, कि मैं गाड़ी लेके निकलती हूँ, मुझे बाइक वाला साथ में से जाता है, मुझे लगता है मार देगा, ये हालत इन लोगों ने कर दी है। और उसके बावजूद अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो उसके ऊपर बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के, क्या या ये लोग मुझे बताए ना, ये जो बैठे हुए हैं क्या ये चोर नहीं है? इनसे पहले जो चले गए थे क्या वो चोर नहीं थे? या उससे पहले 1948 से लेकर 47 से लेकर अभी तक जो है, कौन यहाँ को बर्बाद कर रहा है? किसने पाकिस्तान को, क्या वो स्टेट पे हमला नहीं था जो 47 में हुआ? क्या वो स्टेट पे हमला नहीं था? क्या 71 में जो हुआ, क्या वो स्टेट पे हमला नहीं था? उसके बाद इन्होंने 99 में इन्होंने जो किया, 65 वॉर जो इन्होंने की, और अभी तक जो ये करते चले आ रहे हैं, क्या वो स्टेट पे हमला नहीं है? स्टेट पे हमला सिर्फ मैं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो इनको बुरा लग रहा है। मैं कल से इतनी डिस्टर्ब हूँ, आप खुद जानते हैं कि सुबह से हमारा शो का हो रहा था, मैं बार बार टाइम को आगे कर रही थी कि हाँ मैं करती हूँ, क्योंकि आपको कोई बाहर वाला कहता है ना, तो आपको बुरा नहीं लगता। आपको आपके फैमिली फ्रेंड में से कोई उठ के ये बोले ना कि यार तुम तो गद्दार हो, तुम तो एजेंट हो, तुम तो इंडिया की एजेंट हो, और इस किस्म की बातें कोई बोले, तो आप एकदम आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये क्या है। हालांकि ये और बात है कि मैं सुधरी फिर भी नहीं हूँ, मैंने आज भी वैसी ही वीडियो बनाई है जैसी पहले बनाती हूँ, आज भी वैसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको दुख होता है, आपको परेशानी होती है, आप कहते हैं यार ये लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर हाल है। अगर आप ऐसे में समझते हैं कि इस क्रिकेटर को कोई कुछ कहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला, और ना ही पाकिस्तान में किसी को शर्म आएगी। बड़ा अफसोस होता है कि जिसे वाकई पाकिस्तान की फिक्र है, जो सवाल करता है कि भाई ये गलत क्यों हो रहा है, अगर उसको निशाना बनाया जाएगा तो यकीन मानिए कि सामने वाला फिर पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता है। ये तो मैं इतना बिल्कुल। समझ सकता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो आप ठीक होंगे कैसे? आप जब मानेंगे ही नहीं कि हमने कोई गलती की है या हम गलत काम कर रहे हैं या गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और अगर पावर एलीट है या आपके फ्रेंड्स हैं अगर ऐसा कहते हैं तो सच में बड़ा अफसोस होता है। लेकिन मोर पावर टू यू कि आप ऐसे ही बेबाक तरीके से बात उठाते रहिए। हमें पता है कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर बहुत बार जान जाने का खतरा होता है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने तब मुझे भी मुझे लगता है यहाँ कि तक कहा कि तुम लास्ट स्टेज पे पहुंच गई हो, मुझे उन्होंने यहाँ तक बोला मतलब कि ये अब एक तरह से तुम्हारा तो कुछ थ्रेट नहीं करना हो हुआ। सकता है, थ्रेट करना होता है एक तरह से। मुझे उन्होंने इस तरह से थ्रेट करना, बोलूंगी कि कहा, और जी हमारे पास अफ़सोसजनक। एविडेंस है कि तुम इंडियन एजेंट हो। मैंने कहा अगर आपके पास एविडेंस है, आप एजेंसीज को दे दें और कह दें मुझे पकड़ लें, उड़ा दें, जो और क्या, करना है कर बिल्कुल, दें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा दिल साफ है, मुझे पता है मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस तरह से डरने की। लेकिन मुझे अफसोस हुआ उनकी सोच पे कि जी ये इनको मैं फ्रेंड कहती थी और ये मेरे दोस्तों के मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। तो बहुत मुझे कल से मैं बड़ी मतलब डिस्टर्ब थी और बड़ा मुझे दुख है। लेकिन बहरहाल हम जैसे आपने कहा, हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमें बाज़ दफ़ा ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं और इसमें हमें थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ती है, बस यही है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो खालिद लतीफ़ साहब हैं, इन पर फैसला जो है कोर्ट में 11 सितंबर को आएगा। तो चलिए देखते हैं कि 11 सितंबर को किस तरह का फैसला आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू जी कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने आरजू कासमी और जो आलोक रंजन उन्होंने आपस में बातचीत की है। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे जानने को मिला होगा। बड़ी अच्छी डिबेट थी, बड़ी ही टू दी पॉइंट डिबेट थी, देख के बड़ा मजा आया। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे के ऊपर जहाँ से ये बात आती है, जनरल बात करते हैं, फिर टू दी पॉइंट आगे भी बात करेंगे कि जो बंदा गुस्ताखी कर रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको भी कोई, मेरे मुंह से कोई वर्ड निकलने का था, कीड़ा है उसको भी कोई हैवी वाला काटता है कि जो वो गुस्ताखी करता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम हूँ या ऐसा वैसा, आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि मैं किस तरह की बात करता हूँ, किस तरह की मेरी सोच है, थिंकिंग है इन चीज़ों को लेके। उसको कोई चीज़ परेशान कर रही है जिसकी वजह से वो इस तरह के खाके बनाता है, वो भी गलत कर रहा है। पहले नंबर पे गलत तो वो है। इससे जो भी मामला है ना खालिद लतीफ़ वाला, इससे भी आपने मैच नहीं करना। वो बंदा जिसको ये परेशानी हो रही है, जो खाके बनाता है, जैसे चार्ली हेब्डो थे, ये सारे थे, कोई प्रॉब्लम तो थी ना साइकोलॉजिकली कि यार वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी उसको ज़रा परेशान करते हैं। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बंदा जो है फॉलो कर रहा है कोई ऐसे खास रिलीजन को? आप उनकी जो गलतियां हैं उनके ऊपर ज़रूर आप बात करें जिससे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एक बंदे की पिक्चर बना देना, ये कर देना, वो कर देना, पता है कि उससे वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आप आर्ट बनाते हैं, आप आर्ट किसी और चीज़ का भी बना सकते हैं। ठीक है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आप किसी चीज़ का भी आर्ट बना सकते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपको इस बात की जिम्मेदारी थोड़ी लेनी चाहिए ना कि आप एक आर्ट बना रहे हैं, उससे सोसाइटी पे जो इतनी बड़ी आबादी है, कितने ज़्यादा वॉयलेंस उससे हो सकता है। आर्टिस्ट को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिस्ट इतना भी अंधा ना हो जाए कि उसकी सिर्फ एक आर्ट से दुनिया में दंगे शुरू हो जाए, आग लगनी शुरू हो जाए रोडों पे, ये वो सारा। ज़रूर इसमें उन लोगों का कसूर भी है जो लोग आग लगाते हैं, मैं उनको बरी नहीं कर रहा, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ा सा इस चीज़ का लिहाज रखते हुए अपना आर्ट बनाए कि वो इस चीज़ पे ना आए। अगर तो वो इस माइंडसेट से बना रहा है कि यार ये सिर्फ आर्ट है तो फिर ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ने क्या वाला है। और अगर वो इस माइंडसेट से बना रहा है कि मुझे कोई खुंदक है, तो वो कीड़े की जो मैंने बात स्टार्ट में किया आपके साथ कि वो कीड़ा है जो चुड़बुड़ करता है, ये पता क्या सीन है। मैं ये नहीं कहता कि मैं छोटी सी बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, फिर आगे तू भी बात करियो। तो वो प्रॉब्लम जो है ना, वो मेन प्रॉब्लम वहाँ से आती है। आपको दो बातें समझ में आई जिसने खाके बनाए। एक तो उसने इसलिए बनाया कि वो आर्टिस्ट है, सिंपली प्लेन ये माइंड में रखते हुए कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई बायस नहीं, कोई ऐसा वैसा नहीं, अनबायस्ड होकर मैं ये आर्ट बना रहा हूँ और इसका आर्ट पहले बना नहीं हुआ तो इस लिहाज से मैं ये आर्ट बनाता हूँ। तो यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आगे क्या हो रहा है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम फिर उसको बरी नहीं कर सकते वहाँ से। ज़रूर वो लोग भी वहाँ पे गलत है, लेकिन अब एक आर्टिस्ट एक जगह पे और दूसरी जगह करोड़ों लोगों की आबादी है, तो आप किसको पहले किसकी तरफ बात करना चाहेंगे कि यार हाँ ये चीज़ अगर ये टाइमली ठीक हो सकती है तो बाकी करोड़ों को चेंज करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बनिस्बत हमें जो सिंगल इंडिविजुअल है उसके ऊपर हम आगे कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब खुंदक के साथ कोई बना रहा है वो तो वैसे ही गलत है। और उसके बाद जो उसके रिजल्ट में आके काम करते हैं, यानी कि कोई बंदा चोरी करता है, उस दूसरा बंदा उसके घर में उससे भी बड़ी चोरी करता है और ये बात बोलता है कि जिसने चोरी की है पहले उसने चोरी की और ये गलत काम है, इसको पकड़ा जाना चाहिए। कितनी गलत बात है। एक बंदे ने खाके बनाए, दूसरे बंदे ने उसको मारने की धमकी दी, यानी कि उसके घर में चोरी करने की, मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि उससे भी बड़ा काम किया। उसने तो सिर्फ खाका बनाया, इसने तो मारने की धमकी दी और फिर वहां पे कह रहा है कि उसने गलत किया। मतलब कैसे? कितनी अजीब सी बात है। ये जनरल बात है। अब जो राशिद लतीफ़ की जो खालिद लतीफ़ की जो बात है पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कि अब यहाँ पे जो इस वीडियो के मुताबिक, इस मामले के बारे में मुझे ज़्यादा डीप नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे बात समझ में आई है वो ये आई है कि वो नेदरलैंड के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने तनकीद करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग पब्लिकली तनकीद करते हैं। क्रिटिसिज्म तो यार ओपन होना चाहिए ना। अगर आप लोगों को इतना है कि आप लोगों का ये सब ठीक है जिसको आप फॉलो करते हैं, तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें। एक बंदा कह रहा है कि आप, जैसे नूपुर शर्मा वाला मामला था, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हज़रत आयशा के साथ जो नबी हैं, आखिरी नबी, उन्होंने शादी की, उनकी एज ये थी वो थी। यही बात अगर खाना काबा का जो इमाम है वो कह दे तब इनको बुरी नहीं लगती, सिर्फ इसलिए बुरी लगती है कि क्योंकि ये बात किसी हिंदू ने कर दी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये काम ख़राब है। अगर या इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये समझ में आया कि उन्होंने जो नेदरलैंड के बिल्डर्स हैं उन्होंने इसमें तनकीद की, जैसे नूपुर शर्मा वाले मामले पे उन्होंने की थी, तो वहाँ पे वो चीज़ अगर उसके अंदर है, मतलब इस एक जो राइटिंग है उसके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी है जिसके ऊपर उन्होंने बात की है, तो फिर तो इस तरह की बात करना बिल्कुल अजीब सी बात है जिससे खालिद लतीफ़ ने की है। फिर भी अगर वो उसके अंदर नहीं थी तो उसका फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, एक बार पहले हमने एग्जांपल दी कि है उसके अंदर, उन्होंने बिल्डर उन्होंने उस पर है वे के ऊपर तनकीद की है राइटिंग के ऊपर, तो उसके बदले में अगर फिर भी ये बात करते हैं तब भी गलत है। लेकिन अगर उसमें नहीं है तब भी अगर बिल्डर वालों ने ये बात कर दी तो फिर भी बदले में ये रिस्पॉन्स इंतहाई गलत है। ये तो बिल्कुल खुल्ला दहशतगर्दी है कि मैं 30 लाख का ऐलान करता हूँ पाकिस्तानी रुपयों का जो उस बंदे को मारेगा या सरतन से जुदा करेगा। मतलब बड़ा हैवी सीन है यार। मतलब
बड़ा काम ख़राब है ये। इसी रेडिकलाइजेशन की हम बात करते हैं, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हमने पाकिस्तान में की है, ख़ासकर ज़िया के दौर से आगे, तो ये उसी का रिज़ल्ट है। याद होगा जो हमारे सफारी ट्रैक पे हमने आपके साथ एक डिबेट की थी, कराची हमारे जो एक मेहमान आए थे मोहम्मद आमिर के नाम से, जब उनसे बात की कि पाकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ये है वो है, वो फ़ौरन इनकार करती। उन्होंने कहा यहाँ से ज़्यादा तो वहाँ है। तो इसी की तो मैं उस दिन पॉइंट दे के बता रहा था कि भाई ये जो खालिद लतीफ़ की एक एग्जाम्पल है, इस तरह आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को। मोहम्मद अहमद, अब मैं इसलिए कह रहा था कि वो कट जाना था बीच में ना, उसका सीक्रेट्स ख़राब हो जाना था। तो अभी जो बात करना चाहता है कर सकता है। मैं ये कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने गलती की है, मान लिया 2 मिनट के लिए कि उन्होंने गलती की है, 2 मिनट के लिए हम परमानेंट ये बात मानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे भी बड़ी गलती है कि अगर आप किसी को ये बात कह देते हैं कि आप इसको उड़ा दो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अगर ये बात इस तरह देखी जाए कि अभी तो केस हुआ है ना, अभी तो उन्होंने करवाया कि इसने मुझे धमकी दी है, इस तरह जो भी है, या उनकी क्या उसका नाम है, उनकी गवर्नमेंट ने करवाया या उन्होंने खुद करवाया, जिस तरह भी है, जो भी है, केस हो गया ना। इसका बेहतरीन हल यही था कि पाकिस्तान की तरफ से भी केस जाता। पाकिस्तान से मुराद ये है कि अभी अगर हमने रिलेशन अपने सेट रखने हैं ना, या अपने आप को इंसानियत के नाम पे जिंदा रखना है, तो फिर हमें ये काम करने पड़ेंगे। जो कानून है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, बल्कि अपने पास से एक कानून ही लागू करना चाहिए। ये कानून के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ये मामला अदालतों में छोड़ने चाहिए। वो भी तो पढ़ लिख के वहाँ पे अदालतों पे वेले बैठने तो गए नहीं है, यही काम करने गए हैं ना, क्या लोगों के फैसले करने हैं, लोगों के पर्सनल फैसले करने हैं। अब पर्सनल में रिलीजन भी आ जाता है, मतलब इंसान का जो मजहब है वो भी आ जाता है। उसके अलावा जो मतलब नहीं मानते तो कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने गलती की है तो उससे बड़ी गलती मेरे ख्याल से ये है, मेरे ओपिनियन ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है कि मतलब आप इनको उड़ा दें, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा, तो ये भी गलत कहा है उन्होंने। बजाय इसके कि वो ये कहते हैं, बल्कि उसके बारे में जो 30 लाख यहाँ पे लगाना है, जो 30 लाख देना है, उसका केस कर लें। पैसे तो लगने हैं, टाइम लगना है, सारी बात है, ये नहीं है कि नहीं लगना, लेकिन उसका केस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर कबूल भी करें। हाँ, ऐसा नहीं कि अदालत का मतलब ये नहीं होता कि जब तक मेरे हक में फैसला नहीं आएगा तो मैं अदालत की बात, अदालत में आप गए, इसका मतलब आपने अदालत को वो रिप्यूटेड इदारा माना है, जो उसका फैसला होगा वो आप मानेंगे, वरना आप अदालत जाएँ ना, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अदालत जाएंगे, वो आपको फिर उसके कोई देते हैं। पाकिस्तान जैसी अदालत की तो वैसी बात नहीं हो रही ना, इनको तो निकाल दें। अदालत की बात हो रही है, जो एक अदालत इदारा है प्रॉपर, जो दुनिया में जिस तरह निज़ाम चलता है, वहाँ आप जाएंगे तो फैसला आएगा आपके खिलाफ भी आएगा, आपको वो भी मानना है। ये बहुत बड़ी मुनाफत हो जाएगी कि अगर आप वो फैसला आने के बाद वो आप वो ना माने। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे अब मेरे हक में नहीं आया, तो फिर आप अम्ब लेने गए थे वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा बात ये ना कि फैसला हाँ नो डाउट के मानना चाहिए, क्योंकि अगर देखो एक आप ही ने एक्सेप्ट किया ना। हाँ, अगर एक चीज नजर आ रही कि ये गलत है, आप ये बात मानते हो ना कि ये चीज गलत है, किसी के मतलब मजहब के ऊपर बात करना या किसी को उस दुखती को छेड़ना जिससे उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो वो गलत है। मैं ये मानता हूँ कि वो गलत है, वो हिंदू में हो, ईसाई में हो, क्रिश्चियन में हो, मतलब मुसलमानों में हो, देवबंदियों में हो, जिसमें मर्जी हो, है तो वो गलत ना किसी के। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा हसास टॉपिक है कि आपको कोई बंदा बोल नहीं ना रहा, आप उसको गालियाँ निकाल रहे हो, आप उसको बातें सुना रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, वो बंदा चुप है। लेकिन जब उसके मजहब पे बात आएगी ना, या जब उसके रिलीजन पे बात आएगी, जब उसके जो चीज़ वो मानता है, एक्सेप्ट करता है, जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है वो अपनी, जब उसको जाके छेड़ोगे ना तो फिर वो बोलेगा। ये मुसलमानों में ज़्यादा है, मुसलमानों में होगा, मैं ये नहीं बाहर है, कम है, बहुत है, होता है यार। ये कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं कि किस में कम है किस में ज्यादा है। मैं ये बात करूं कि ये दुखती रागत जरूर है हर बंदे की, कि जो जिसको छेड़ोगे जाके वो बंदा बोलेगा और टपेगा और बोलेगा कि ये मेरे साथ क्या किया है यार। इससे बेहतर इससे बेहतर ये था कि वो जो उन्होंने ऐलान किया उसके बजाय उसके कि ये इस तरह ऐलान करते, बल्कि एक क्रिकेटर और एक पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी होने के नाते, एक अच्छा पाकिस्तानी होने के नाते इसका केस करते। उनको प्रॉब्लम आई है ना, इस बात से प्रॉब्लम बनती है उनकी। मैं ये नहीं कहता उनकी प्रॉब्लम नहीं बनती, अगर प्रॉब्लम बनती है तो इस तरह ऑफर करने की बजाय उसका केस किया जाता, वो ज़्यादा बेहतर था। और दूसरे नंबर पे जो बात की थी उन्होंने कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो इस्लाम को बड़ा फॉलो करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमें इस्लाम बहुत पसंद है, हमें मतलब ये बात वो पॉइंट है कि हमें बड़ा इस्लाम पसंद है, हम इसको नमाज में पढ़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। देखो वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसको पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे। अगर कोई फॉर एग्जांपल मान ले कि कोई क्रिश्चियन है या कोई और किसी मजहब से तल्लुक़ रखता है,
ठीक है, ये कोई हिंदू है, अगर आप उसके सामने नमाज पढ़ भी रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके सामने नमाज पढ़ भी रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो अपने आप को लेकर चल रहा है ना। मतलब तूने किस बात पे मुद्दा उठाया उनकी बात से? मैं इस बात से कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि वो अपना क्या उसके बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कैमरे में अपने आप को लेके आते हैं कि रिजवान साहब ने सजदा किया, इस तरह किया। अक्सर हमने देखा है, वो करते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करते हैं, लेकिन वो मामला उनका है ना। अगर वो करते हैं तो अपने नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम उससे होनी नहीं चाहिए। अगर वो कर भी रहे हैं तो अब वो ये प्रमोट तो नहीं कर रहे, अब ये तो नहीं कह रहे कि आप इसमें आ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कैमरों के सामने सजदा करना वो कोई मकसद तो है ना, पीछे वो कमरे में जाके भी कर सकते हैं सजदा, वहाँ भी कबूल हो जाना है। मैं ये नहीं पर्सनल है ना, तो हो पर्सनल सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल वो स्मार्ट से एक होता है ना कि बंदा काम कर रहा है लेकिन उसको पता भी नहीं कि वो काम कर रहा है, वही तो, इसी को तो रेडिकलाइजेशन कहते हैं। इतनी इंतहा पसंदी कर देते हैं कि उनको खुद को नजर नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। कि एक हम डिक्लेयर करते हैं कि पर्सनल मामला, तो फिर हम साइड पे जाके करें पर्सनल मामला, तो फिर सबके सामने तो नहीं होता ना पर्सनल, सबके सामने भी होना है और फिर पर्सनल भी होना है, कैसे हो सकता है? फिर हम बोलेंगे पब्लिक मामला। नहीं, हम यहाँ तो पब्लिक मामला बोल रहे हो, फिर हम पब्लिकली पढ़ रहे हो, फिर मेरा कहने का मतलब ये कि अगर कोई बंदा कर रहा है, अगर उसका या तो किसी को दावत दे रहा हो ना कि आप इसमें आ जाओ, तो फिर वो गलत है। अगर वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको करने दो, वो उसका मामला है, देखेगा खुद ही। ये लाजमी तो नहीं है ना कि अगर हो सकता है कि वो ऑफ कैमरा भी करता हो, और जब उसको मौका मिले वो करे, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। मकसद मतलब उनका, वो जितने भी इस तरह के लोग हैं जब बात करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि यहाँ से रेडिकलाइजेशन नजर आती है और साफ वाज़ेह नजर आ रही है। एक बंदा है, जब वो नमाज पढ़ता है, उसको पता है कि मैं नमाज पढ़ूँ, जैसे उन्होंने छोटी सी एग्जाम्पल भी बीच में दी कि एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाता है, तो वो जाए ना नमाज पढ़ने। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ तो मैं बता के जाऊँगा, वो घर पर ठीक है कि एक मामला होते हैं, हमने एक SOP सेट की होती है कि जब बाहर जाना बता के जाना कहाँ जा रहे हैं। एक ग्रुप में हम बैठे हैं तो हम बता के थोड़ी जाते हैं कि यार मैं अब इस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर मैं फिर चलना, मैंने मतलब ये ऐसे कहते हैं, तफसील तो नहीं देते, तो ये बता के जाते हैं कि हम लोग, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहे कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, बारीक बात है, लेकिन इसके पीछे मैसेज है। ये वही इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है जिसकी बात कर रहे हैं कि इतनी बारीकी से अंदर डाला ये चीज़ कि हमें खुद को नजर भी नहीं आती वो चीज़। जब हम आमतौर पे काम पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक ग्रुप में हम बैठे हैं, तो हम ये तो नहीं कहते ना यार मैं पूरी तफसील तो नहीं देते, हम कहते हैं मैं चलना मैनू काम है, और कोई बात नहीं करते। तो बोले भाई मैं चलना मैनू काम है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है बोलने की? किसी ने पूछा थोड़ी, अगर तो वो पूछता है अगर तो कहाँ जा रहे हो, अगर तो वो इस माइंडसेट से करता है ना कि फॉर एग्जांपल कि वो किसी को दिखाने के लिए करता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ और आप लोग भी मतलब आप देख लो कि मैं करने लगा हूँ ये, अगर तो इस सेंस से करता है ना, मतलब बात करने का मतलब ये है कि अगर वो लोगों को दिखावा करता है, और दिखावे की नमाज तो होती भी नहीं है। अगर दिखावे की बात करें तो दिखावे की नमाज नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लाम कहता है, इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि अगर आप दिखावा कर रहे हो, आप किसी को लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो आपको कबूल नहीं है। जब आप दिली तौर पे उसको एक्सेप्ट करोगे ना, दिली तौर पे उसको मानोगे, करोगे, तो वो चीज़ एक्सेप्ट में आएगी और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। वो बात ठीक है। बात ये करते हैं कि जो लोग इस तरह करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, मतलब उनकी तो नमाज तो नहीं है ना, फिर वो तो लोगों को दिखा रहे हैं। अगर वो इस कॉन्सेप्ट से किया उन्होंने, मतलब जैसे उन्होंने बताया कि हमारे एक दोस्त थे, वो महफिल दी लगी तो उसके अंदर से उठे और उन्होंने कहा कि मैं ज़रा नमाज पढ़ा हूँ, ठीक है। अगर तो उन्होंने इस माइंडसेट से किया है कि वो लोग देखेंगे बाकी जो महफिल में बैठे हैं कि बाकी कोई भी नहीं पढ़ रहा और मैं चलूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं चला हूँ नमाज पढ़ा, तो वो सीन गलत है। लेकिन अगर वो इस सेंस में कह रहे हैं कि हाँ मैं नमाज ज़रा पढ़ा हूँ और मैं वापसी आता हूँ, या मैं आप बैठे हैं जो भी है, अब टाइम होगा तो मैं ज़रा हो गया, फिर ठीक है, फिर गलत नहीं है। इसमें ना होगी बात, इसमें ना दो होगी, हाँ, इसमें ना दो पोर्शंस है माइंड के। एक कॉन्शियस होता है जिसमें बंदा सोच के बोलता है, एक वो सब कॉन्शियस जिसमें बंदा ट्रेनिंग जो उसको मिलती है विद द पैसेज ऑफ टाइम उस हिसाब से एक्ट करता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको पता होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, लेकिन वो उस नीयत से नहीं कर रहे होते, लेकिन पीछे का जो माइंड है ना उसकी एक नीयत होती है, एक आदत बनी होती है ना, एक शुरू। इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के इतना उसके अंदर डाल दे कि बंदे खुद जो है उसको भी समझ में नहीं आता। जैसे कि मोहम्मद अहमद ने ये बात बोली है कि एक बंदा है वो कहता है कि उस नीयत से कि यार मैं बता के जा रहा हूँ, तो वहाँ तो ठीक है कि उसको पता है। अब ऐसी इतनी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बंदे को खुद नहीं पता होता कि ये मेरी चीज़ निकली कहाँ से। इतना ही तो हिप्नोटाइज किया हुआ है। हिप्नोटाइजेशन यही तो है कि अगले बंदे को खुद को ये बात नहीं पता कि मेरे माइंड में खुद चल क्या रहा है, इतना अंधा किया हुआ है। अब इसमें इस चीज़ के लॉजिक से तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि यार वो उसकी नीयत होगी तो फिर तो रेडिकलाइजेशन है ही नहीं, और हमें पता है कितनी रेडिकलाइजेशन है, कितना सारा इस तरह का सीन है। तो ये थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल में फ़र्क है मेरे ओपिनियन के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो जो खाकों वाली और ये वो सारी है,
आर्ट बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है, जैसे मोहम्मद आमिर ने पहले बात की थी, वो मैं बात करना चाहता था, फिर मोहम्मद आमिर ने आगे कंटिन्यू किया था, वहाँ मैं वापस आता हूँ कि ये बात बोली ना कि हम शेयर कर रहे हैं, पर्सनल अटैक नहीं है, इसको पर्सनल नहीं लेना, कि ये बात बोली कि किसी के मजहब पे भी अटैक करेंगे तो फिर अगले की दुखती रग है तो उस पर प्रॉब्लम उसको होगी। इसलिए प्रॉब्लम होगी कि हम इसलिए कहते हैं कि इतना ना किसी के अंदर मजहब तो लो कि उसको फिर प्रॉब्लम होने लग जाए। उसको लाइट मूड पे रखो कि अगर अगला दूसरा बंदा किसी चीज़ के ऊपर तनकीद करना चाहता है, उसके ऊपर उसको समझ में नहीं आ रही, तो अगला भी पब्लिकली तनकीद कर सके। उसको इतना ना ठूस दो अंदर कि उसमें पब्लिकली तनकीद करना मुश्किल हो जाए अगर उसमें कोई गलत चीज़ नजर आ रही है। बंदा खुद चाहता है ना, जब आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई अलग सोसाइटी में तो पैदा हुए नहीं, ठीक है, या कोई अलग जगह पे तो है नहीं कि इस दुनिया के पाकिस्तान के कोई अलग हिस्से में रहते हो या कोई ऐसे खानदान में रहते हो कि जिनका इनसे तल्लुक ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि शायद आपको मेरी बात की जिस सेंस में मैं बात करने लगूँ वो समझ आ जाए। होता यह है कि जब इंसान खुद उस चीज़ को अलाउ नहीं ना करता, कोई भी चीज़ है, जब इंसान उसको खुद अलाउ करता है ना कि आप मेरे अंदर आ जाओ, ठीक है, या आप मेरे साथ, कोई बंदा है फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ रिलेशन है, या कोई किसी बंदे को इजाज़त देता है कि कोई बंदा, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, कोई बंदा महफिल में बैठ के किसी ऐसे कह लें कि आप, अगर मैं किसी महफिल में बैठा हूँ तो कोई बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है उधर बैठ के, मैंने काम गलत किया है या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन वो बातों में, तानों में, जिस तरह मर्जी कह लें, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब होता क्या है कि वो बेइज्जती वो नहीं कर रहा, वो मैं अब मैंने खुद उसको अलाउ किया, मैंने उसको इतनी इजाज़त दी है, मैंने खुद इस तरह का काम किया है कि जिसकी वजह से वो मेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मज़हब की बात करें तो इंसान मज़हब अपने अंदर खुद लेके आता है, इंसान के अंदर डालना नहीं जाता। जो बंदा इंसान, मतलब ये है कि अगर आप इस तरह सोच रहे हो कि मज़हब को इस तरह ठूसा ना जाए, अगर यही बात की जाए तो आपके अंदर फिर ये चीज़ कहाँ से आई है? क्योंकि आपने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया। मेरे अंदर थी, मैंने उसको निकाला एक एक करके, मेरे अंदर थी पहले, मैं इसको बड़ा गलत समझता था, ये सारी इस तरह की चीज़ें ना, मैं भी कहता था कि यार ऐसे ही होना चाहिए, जैसे भी है, रेडिकल था मैं भी पहले यार। मैं ये मेरा पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं, ग्रोथ किस तरह हुई है, अभी भी चल रही है, हर वक्त चलती रहती है एंड टाइम तक। तो मैं ऐसे ही था, मैंने उसको निकाला है अपने अंदर से, सोसाइटी के सारे अलाउ खत्म किया ना, बेशक आपने अलाउ किया था, खत्म तो किया ना। मैं ये, मेरा मकसद, ये मेरा बात करने का, बताने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते उतनी देर तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं आ सकती। जब आप उसको अलाउ करोगे फिर वो आपकी चीज़ अंदर आएगी। तो अब ये सारा काम इंसान के अपने माइंडसेट के, को उसको किस नज़र से देख रहा है, किस नज़रिए से उसको लेके चल रहा है या क्या कर रहा है। तो हर बंदे का माइंड इतना डेवलप तो नहीं है ना, हम ये कहें कि हर बंदे का माइंड डेवलप होता है। जब तक उसको खुद इंडिविजुअली लेवल पे जाके इस चीज़ की जिम्मेदारी लेके अपने माइंड को डेवलप नहीं करेगा तो उसको दूसरा बंदा चलाएगा। एक बंदा है कि जॉब लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो इतना नहीं कर पाते, फिर बॉस चलाता है। इसी तरह एक आम आदमी है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए तो उसको मौलाना चलाते हैं, इसलिए तो उसको बाकी लोग चलाते हैं कि लोग अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। अलाउ, यही तो बात है कि लोग करना नहीं चाहते, मसला ये कर सकते हैं, दिमाग हर बंदे के पास सेम है। हाँ, कर सकना वो तो एक जनरल हो गया ना। अब प्रैक्टिकली क्या बात है कि लोग अपने ठूसते हैं, मतलब उसमें तो बंदे की गलती है ना, जिसमें बेशक बंदे की गलती है, लेकिन प्रैक्टिकल रियल बात भी तो यही है ना कि बंदे के अंदर ठूसा जा रहा है। मिस्टेक किसकी है वो तो बात ठीक है तेरी की, बंदे की मिस्टेक है। जब हम मिस्टेक पे आएंगे तो बंदे की मिस्टेक है बिल्कुल, लेकिन ये बंदे की मिस्टेक है, इस पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ठूसा नहीं जाता। हाँ, दोनों बातों में फर्क है। बंदे की मिस्टेक है वो एक अलग चीज है, अब ठूसा जाता है वो बिल्कुल अलग चीज है। आप लोगों ने इस पे अपना ओपिनियन लास्ट में बताना है। आप लोग हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मेरी बात से ज़्यादा एग्री करते हैं, मोहम्मद अहमद की बात से एग्री करते हैं, या फिर आपकी कोई तीसरी कोई अपनी बात है, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी रखना ना भूलिएगा। अगर आप डिफेंस डिटेक्टिव को सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।